Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our geography lecture series जिसमें हम लोग फिजिकल जोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग की लेक्चर सीरीज या ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारा जो प्लेलिस्ट है वो विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फिजिकल जोग्राफी पे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। और जो इस लेक्चर सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे डील कर रहे हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी उसी टॉपिक पे 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग इट देन प्लीज़ शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल एंड आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज। फॉर नोट्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन दिस ईमेल एड्रेस विच इज़ गिवन हियर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स पे। ठीक है, हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात स्टार्ट की थी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जनरल बात जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है वो समझा था। सेकंड में हमने पहले क्लासिफिकेशन को डील किया, दैट इज एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स या एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स की, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स, उनसे क्या क्या प्रोसेस होती हैं उसकी बात करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन समझेंगे। फिर एक वर्ड को समझेंगे दैट इज डेन्यूडेशन। देन विल डिस्कस वेदरिंग। फिर टाइप्स ऑफ वेदरिंग की बात हम करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिर एक और चीज जो है वो पढ़ेंगे हम मास मूवमेंट। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इरोजन और एंड डिपोजिशन। ठीक है, आज के लेक्चर में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट तक इस लेक्चर को देखिएगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियर। बहुत सही से आपको समझ में आएगा। और कोई भी डाउट हो फिर भी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात हम करेंगे कि व्हाट आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स और जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, जियोमॉर्फिक फोर्सेस क्या होते हैं, उनसे प्रोसेस क्या होती है और एजेंट्स क्या होते हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, जिसमें पहला होता है आपका विदरिंग विच इज ऑफ 3 टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे किया गया है कि किस वजह से जो है विदरिंग हो रही है। विदरिंग क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। देन इरोजन, और इरोजन के एजेंट्स किस वजह से होता है, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, विंड। एंड द एजेंट्स आर सेम फॉर द डिपोजिशन। Basically deposition is not a separate process, it's an end result of erosion, because कहीं ना कहीं इरोजन होगा तभी तो डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन जो है वो इरोजन का एक एंड रिजल्ट है। तो ये पूरी बात आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोमॉर्फिक फोर्सेस। ठीक है, जियोमॉर्फिक फोर्सेस क्या होते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में बात डिस्कस करनी स्टार्ट की थी जियोमॉर्फोलॉजी पे, तब हमने कभी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक की बात की थी। बेसिकली एक्सोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच गेट्स देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द अर्थ और फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, और यू कैन से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो फोर्सेस बाहर से अर्थ के सरफेस पे अप्लाई होते हैं या जिनका जो फोर्स का इनिशिएशन है या ओरिजिन है वो अर्थ के बाहर से होता है, उनको बोलते हैं आप एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब वो फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो विंड का फोर्स हो सकता है, वो वेव्स हो सकती हैं, वो वाटर का फोर्स हो सकता है। सो दीज फोर्सेस आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से, इनके अप्लाई होने की वजह से कुछ प्रोसेस होती हैं। ठीक है, उनको आप बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या क्या है, पहली है आपकी विदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन। दीज आर द 4 प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो प्रोसेस होती है दे आर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। और वो प्रोसेसेस कौन कौन सी है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, और जिन वजह से होती हैं, जिन एजेंट्स की वजह से होती हैं, उनको बोलते हैं आप जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जैसे विंड आपकी जियोमॉर्फिक एजेंट हो गई, वाटर आपका जियोमॉर्फिक एजेंट हो गया। और कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट।
ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस आर लैंड वियरिंग फोर्सेस। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब एंडोजेनिक की बात की थी तो वी हैव डिस्कस्ड इट कि एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। ठीक है, जब भी एंडोजेनिक प्रोसेस होगी या कोई भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से चेंज होंगे तो लैंड बिल्ड होंगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो सरफेस पे बिल्डअप होगा। बट एक्सोजेनिक फोर्सेस में इसका उल्टा होता है, दीज फोर्सेस आर लैंड बियरिंग फोर्सेस। जब भी विंड या वाटर का एक्शन सरफेस पे होगा तो हमेशा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होंगे किसी न किसी वे में, या जो है उन जैसे विंड की वजह से अगर माउंटेन्स का इरोजन हो रहा है तो उनकी हाइट कम हो जाएगी, वाटर की वजह से जो है वो पूरा इरोजन होगा तो उसकी वजह से पूरे लैंड जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो दीज आर लैंड वियरिंग फोर्सेस, वेयर एज द एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के जो फॉर्म्स है वही हमने अभी डिस्कस किए हैं, विदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। फिर विदरिंग की डेफिनेशन यहां दी गई है। व्हाट इज विदरिंग? बेसिकली इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं या जो चट्टाने हैं उनका जो टूटना है वही उसी को आप बोलते हैं विदरिंग। ठीक है, अब ये बहुत सारी वजह से हो सकता है, जैसे रिवर्स की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से। कैसे होता है, जब हम विदरिंग को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में तो आपको पूरी बात जो है वो क्लियर समझ में आ जाएंगी। एंड देन इरोजन इज बेसिकली फर्दर प्रोसेस ऑफ विदरिंग। जब एक बार रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं तो फिर उन रॉक्स का जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होता है। वो रॉक्स जो है वो एक दूसरे से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं और खुद से नहीं, बिकॉज ऑफ सर्टन एजेंट्स लाइक अगेन विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। जैसे हवा है तो वो मिट्टी को उड़ा के ले जाएंगी, या वाटर है तो वो अपने साथ बहा के जो है वो रॉक डेब्रीज को ले जाता है। तो ये जो रॉक्स का मूवमेंट है या ये जो सॉइल का मूवमेंट है इसी को बोलते हैं आप इरोजन। ठीक है, दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देन द फोर्स बिहाइंड द एक्सोजेनिक मूवमेंट। अब ये जो एक्सोजेनिक मूवमेंट हो रहे हैं या एक्सोजेनिक फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, कौन इनको गवर्न कर रहा है, किस वजह से ये डेवलप हो रहे हैं, इसके पीछे के जब हम रीजंस जानने की कोशिश करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है, मतलब इम्पॉर्टेंट जो इनका ड्राइविंग फोर्स है वो है आपका सन हीट। ठीक है, बेसिकली इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सोजेनिक मूवमेंट। ठीक है, सन की हीट जो है वो किसी न किसी वे में रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सोजेनिक मूवमेंट और एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए। डायरेक्टली कैसे? जैसे सन की हीट है वो जब किसी भी रॉक पे डायरेक्टली पड़ती है तो वो रॉक्स जो है वो हल्की सी एक्सपैंड हो जाएंगी, वो हमको दिखता नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस और हम उसको ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। बट जिन रीजन्स पे बहुत ज़्यादा हीट होती है तो रॉक्स जो है वो एक्सपैंड हो जाती हैं, और फिर जब जैसे ही सनसेट होगा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में कूलिंग होती है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। तो इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो विदरिंग या इरोजन होता है। ठीक है, इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है रॉक्स के पार्टिकल्स में। ठीक है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट जो सन हीट है वो रिस्पॉन्सिबल है। देन इनडायरेक्टली कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जैसे विंड और वाटर जो है वो भी आपके एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं, बट विंड और वाटर का जो मूवमेंट है या जो उनका एक बोल सकते हैं आप, जैसे विंड पैटर्न्स जो है वो भी सन की हीट की वजह से डेवलप हुए हैं। जब हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो विंड के जो मूवमेंट है या विंड का जो भी मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं सन की हीट पर रिस्पॉन्सिबल है। और जो प्रेसिपिटेशन है, कहाँ पे कितनी बारिश होगी, वो भी कहीं ना कहीं सन हीट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो उसी की वजह से जो है वो बेसिक, अगर आप एक रीजन जानना चाहें तो सन हीट इज द मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सोजेनिक मूवमेंट्स एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज की वजह से जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी डेवलप हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जिनमें केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं इन विदरिंग और एक्सोजेनिक मूवमेंट। ठीक है, सो केमिकल प्रोसेस क्या है वो हम अभी केमिकल विदरिंग में पूरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देन स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, और भी कुछ बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से एक्सोजेनिक मूवमेंट या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेन्यूडेशन की। व्हाट इज डेन्यूडेशन? सो ऑल द प्रोसेसेस, जितनी भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं, वो वेदरिंग हो, वो मास मूवमेंट हो, इरोजन हो या डिपोजिशन हो, दे आर मतलब क्लासिफाइड अंडर अ सिंगल टर्म विच इज नोन एज डेन्यूडेशन। ठीक है, ऑल द प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज डेन्यूडेशनल प्रोसेस एंड द वर्ड डेन्यूड मीन्स to strip off or to uncover. As I have said that these forces are land wearing forces.
तो जो डेन्यूड का मतलब होता है टू स्ट्रीप ऑफ और टू अनकवर। तो जब भी ये प्रोसेसेस होंगी तो अर्थ पे से जो एक लेयर होती है वो पूरी क्लियर होती रहती है, ठीक है। विदरिंग होगी तो एक लेयर क्लियर हो जाएगी या रॉक्स जो है वो हट जाएंगे। मास मूवमेंट होगा तो भी बहुत सारे जो सरफेस हैं वो अनकवर हो जाता है या क्लियर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दे आर क्लासिफाइड अंडर सिंगल टर्म, दैट इज डेन्यूडेशन। अब कौन कौन सी प्रोसेस है डेन्यूडेशन में? फर्स्ट है विदरिंग, देन मास मूवमेंट एंड देन इरोजन। और उनके पीछे ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या है? विदरिंग के पीछे जो ड्राइविंग फोर्सेस है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, देन मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस। मास मूवमेंट के पीछे जो एक सिंगल फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ रॉक्स और द मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रीज under the direct control of gravity or under the direct influence of gravity, so that is known as mass movement. And then the last one is erosion, इसके पीछे होती है kinetic energy, ठीक है, the movement of wind or water. So these all three terms are covered under the denudation, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे विदरिंग से। सो व्हाट इज विदरिंग? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज द डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूटना ही क्या है? विदरिंग है, ठीक है। डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये विदरिंग किस वजह से होती है? तो दिस विदरिंग हैपन्स ड्यू टू इधर विंड और वाटर और सर्टन डिफरेंट एक्शंस ऑफ वाटर लाइक आइस, ग्लेशियर्स, ग्लेशियराइजेशन, ठीक है। उनकी वजह से जो है वो रॉक्स ब्रेक होती हैं और उसी को बोलते हैं आप विदरिंग, ठीक है। विदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल, ठीक है, दैट इज हीट और प्रेशर, और केमिकल दैट इज लीचिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रेशन एजेंट्स, ठीक है। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल विदरिंग में कि ये सब चीजें क्या हैं। तो बेसिकली रॉक्स का टूटना या रॉक्स का ब्रेकडाउन होना इज नोन एज विदरिंग। और विदरिंग जो है वो ऑन साइट प्रोसेस होती है, मतलब विदरिंग में सिर्फ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स होता है, रॉक्स का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। मूवमेंट तो इरोजन में होता है, सो इट इज अ ऑन साइट प्रोसेस, ठीक है। अ वेरी लिटिल मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन विदरिंग एंड इट इज एन ऑन साइट, इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस, ठीक है। द विदर्ड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय इरोजन, ठीक है। तो जो मूवमेंट वाली बात है वो हम डिस्कस करेंगे इरोजन में। बेसिकली विदरिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स होगा। अब विदरिंग होती है तीन टाइप की, ठीक है, तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन है, केमिकल विदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग, एंड द लास्ट वन इज फिजिकल विदरिंग। एंड बेसिकली दिस विदरिंग्स आर जस्ट लाइक सप्लीमेंटेड, मतलब दोनों तीनों जो विदरिंग है वो साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कोई विदरिंग हो रही है, बोथ मतलब ऑल द विदरिंग आर गो इन हैंड, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे बायोलॉजिकल विदरिंग जो है वो एक बेस या ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं फॉर द फर्दर केमिकल और फिजिकल विदरिंग, ठीक है। सो बेसिकली बायोलॉजिकल विदरिंग एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, तो वो सारी बातें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली दीज आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है, सिर्फ किस एक्शन की वजह से हो रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, बट दे आर नॉट सेपरेट, दे जस्ट गो हैंड इन हैंड। द फर्स्ट वन इज फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग। बेसिकली ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे फोर्सेस क्या है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। अगर कुछ फिजिकल फोर्सेस है तो फिजिकल विदरिंग, कोई केमिकल एक्शंस है तो केमिकल विदरिंग, और कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो बायोलॉजिकल विदरिंग। पहली बात करते हैं हम फिजिकल विदरिंग की, ठीक है। तो मैंने जैसा भी बताया कोई फिजिकल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है तो फिजिकल विदरिंग होती है। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल विदरिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है। कुछ फोर्सेस हैं जिनकी वजह से फिजिकल या मैकेनिकल विदरिंग होती है। अब ये फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? द अप्लाइड फोर्सेस आर फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ओवरबर्डन, प्रेशर, लोड और शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, जिसकी वजह से विदरिंग हो सकती है। देन एक्सपेंशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, मैंने अभी बताया था जैसे सन की हीट किसी रॉक पे पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तो रॉक्स जो है वो एक्सपैंड होनी स्टार्ट होती हैं, फिर जब कूलिंग होती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक हो जाती हैं, उसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। देन वाटर प्रेशर, ठीक है, वाटर का मूवमेंट या फ्रॉस्ट एक्शन जिसको आप फ्रॉस्ट वेजिंग बोलते हैं, या ग्लेशियराइजेशन, ठीक है, कहीं कहीं पे आइस जो है वो पहले मतलब वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में जम जाता है, फिर मेल्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाती है, और इन्हीं की वजह से जो विदरिंग होती है, जो ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स होता है, उसी को बोलते हैं हम
मैकेनिकल या फिजिकल विदरिंग। और सबसे ज्यादा जो मैकेनिकल और फिजिकल विदरिंग होती है वो होती है आपकी थर्मल एक्सपेंशन से, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल विदरिंग आर कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन, और जिसको आप बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर और ड्यू टू द प्रेशर। ठीक है, फिजिकल विदरिंग का एक फॉर्म है जिसको आप बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें जो है वो प्रेशर चेंज होता है जो लोअर रॉक्स होती है उन पे, और फिर उसकी वजह से जो है वो फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं आपको। द फर्स्ट वन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग या एक्शन ऑफ वाटर। देखिए होता क्या है, ऐसे कोई क्रैक्स है रॉक्स में, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जब प्रेसिपिटेशन होता है तो वाटर यहाँ पे अंदर चला जाता है। फिर वाटर जब टेम्परेचर कम होने की वजह से, कूलिंग की वजह से जम जाता है या आइस में चेंज होता है, तो वो जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपैंड्स अबाउट 9% इन वॉल्यूम। ठीक है, जितना पानी अंदर है उसकी वजह से वो उससे भी ज़्यादा जो है वो स्पेस जो है वो कवर करेगा, और वो 9% तक एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन जब वापस मेल्टिंग होती है या डी फ्रीजिंग होती है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो फिर वो जो वाटर है वो स्पेस को कम करता है, और इसी की वजह से जो है वो वहाँ पे बार बार जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, और फिर ये जो क्रैक्स हैं ये बढ़ते बढ़ते ऐसे क्रैक हो जाते हैं। पूरी जो एक रॉक थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सेम हैपेंस इन द डिफरेंट रॉक्स। ठीक है, जैसे ये रॉक है, अब सन की हीट इस पे पड़ रही है, दिस इज योर सन, सन की हीट इस पे पड़ रही है, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये रॉक जो है वो हल्की सी ऐसे एक्सपैंड हो जाएगी लाइक दिस, इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा इस तरफ और इस तरफ भी। ठीक है, पर जब जब सन सेट होता है और फिर कूलिंग होती है तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, और बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू जो है ये रॉक्स फिर ब्रेक करने लगती है, इनके अंदर जो है वो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एक और फिजिकल विदरिंग का पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं अनलोड एंड एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा कोई रॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ऐसे ही रॉक में जो है वो स्ट्रेटास होते हैं जिनको आप लेयर्स बोलते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं रॉक्स की। अब क्या हो रहा है कि इरोजन की वजह से ये जो है ये वाली रॉक जो है ये ऊपर से हटती जा रही हैं। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन होकर इरोजन की वजह से ये कट होती जाती हैं विंड की एक्शन की वजह से। तो नीचे जो प्रेशर है, जो वर्टिकल प्रेशर था यहाँ पे लोअर स्ट्रेटास में, ये धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर इसी की वजह से जो है वो ऐसे क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और फिर यहीं से जहाँ पे क्रैक्स डेवलप होते हैं वहाँ से रॉक्स जो है वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये फ्रॉस्ट एक्शन आप एक का एग्जाम्पल एक आपको यहाँ भी बताया है। ये जो है वाइट आपको ये वाटर दिख रहा है, और ये वाटर जब आइस में चेंज होता है तो ऐसे फिर बाद में यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जो यहाँ पे शो हो रहा है, और फिर रॉक्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाती हैं। एक होती है रूट्स वेजिंग, एक ये जो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। बेसिकली ये जो है ये एक इंटर रिलेशन है बिटवीन द बायोलॉजिकल विदरिंग एंड फिजिकल विदरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विंड है या वाटर है वो ऐसे रॉक्स को कट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो ट्रीज या छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, और उनकी रूट्स जो है वो रॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट करने लगती हैं, और फिर इन रूट्स की वजह से जो है वो रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं। तो बेसिकली जो प्लांट इन्वॉल्व है इसकी वजह से इसको बायोलॉजिकल विदरिंग में भी जो है वो कंसीडर किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर इन फिजिकल विदरिंग। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज प्रोसेस आर जस्ट गो हैंड इन हैंड। सिर्फ क्लासिफिकेशन उनके रीजंस की वजह से किया गया है कि किस वजह से जो है वो चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इज केमिकल विदरिंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज योर केमिकल विदरिंग। When some chemical process involved in the breaking up of rocks, then it is known as chemical withering. अब chemical process बहुत सारी हो सकती हैं। So first the definition, chemical withering involves the chemical decomposition of rocks and soil. ठीक है, जब किसी chemical action की वजह से decomposition हो rocks का या disintegration हो rocks का due to some chemical action, then it is known as chemical withering. अब वो chemical action कुछ भी हो सकता है, that is dissolution, solution, carbonation, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब क्या होता है। बट ऐसे ही कुछ केमिकल एक्शंस की वजह से जो रॉक्स हैं वो डिकम्पोज होती हैं या डिसइंटीग्रेट होती हैं, और उन्हीं का जब ये जो डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता है इन सारे रीजंस की वजह से
सो दीज आर कंसीडर्ड अंडर द केमिकल विदरिंग, ठीक है। These chemical withering processes or these withering processes are interrelated and go hand in hand and hasten the withering process, ठीक है। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो फिजिकल विदरिंग है, केमिकल विदरिंग है, बायोलॉजिकल विदरिंग है, दे आर इंटररिलेटेड, दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड जस्ट ऑन द बेसिस कि किस वजह से जो है वो विदरिंग प्रोसेस हो रहा है। समटाइम एसिड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबायल और द प्लांट रूट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द हीट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब ये जो एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोबायल और प्लांट रूट मेटाबॉलिज्म, बेसिकली दिस एक्शंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्शंस, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो बायोलॉजिकल एक्शंस है और दीज बायोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड्स अ ग्राउंड टू डेवलप द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल एक्शंस होती हैं ये एक ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं, एक बेस प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एक्शंस हो सके और फिर उसकी वजह से भी जो है वो अलग अलग केमिकल एक्शंस की वजह से विदरिंग होती है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस हियर द केमिकल विदरिंग, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन विथ वाटर, जो रॉक्स का रिएक्शन है वाटर की वजह से, उसकी वजह से विदरिंग होती है। देन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आपकी बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं, ठीक है। दे आर रिच इन आयरन, ठीक है। आयरन कंटेंट में बहुत रिच होती है। अब आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से जो है वो आयरन ऑक्साइड क्रिएट होता है, ठीक है। तो बट आयरन जो बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं दे आर वेरी रिच इन, दे आर वेरी डार्क कलरिश, ठीक है। बहुत ब्लैक कलर जो उनका होता है वो सारी बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं। बट जब वो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं या उनका ऑक्सीडेशन होता है सो आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसका एक एग्जांपल है रस्टिंग, ठीक है। तो वो जो रस्टिंग का इफेक्ट आपको आयरन पे देखने को मिलता है वही एक्शन आपको रॉक्स पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। रॉक्स जो है वो वीक हो जाती हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन और फिर उनका जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है और फिर यही आयरन ऑक्साइड जो बेसाल्टिक रॉक्स में आयरन ऑक्साइड डेवलप हुआ है इसी को जब वाटर से रिएक्ट करता है तो फिर आयरन हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाता है विच चेंजेस इट्स कलर टू येलो और वो जो है वो और ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बेसिकली जो बेसाल्टिक रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी आती है, जब उनका हाइड्रोलिसिस होता है, जब वो वाटर से रिएक्ट करती हैं तो फिर वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती हैं और ऐसे ही जब जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं उतनी ज़्यादा उनकी विदरिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल विदरिंग। एक और एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो आपको एकदम इंडिविजुअल स्टेट में नहीं मिलते। जैसे सिलिका आपको मिलता है तो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होकर मिलता है, सिलिका के ऑक्साइड्स मिलते हैं। या एल्यूमिनियम जब आपको मिलता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो सारे मिनरल्स हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन से या वाटर से और अलग अलग जो है वो मिनरल्स बना लेते हैं विच आर नॉट दैट मच स्टेबल एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल मिनरल्स और उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो ब्रेकडाउन ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। और केमिकल विदरिंग जो है वो आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। देन रिएक्शन विथ एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू द माइक्रोबायल और दैट प्लांट रूट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट रूट्स हैं वो एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं टू हेस्टन द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। वी विल डिस्कस देम इन द बायोलॉजिकल विदरिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल विदरिंग। अब बायोलॉजिकल विदरिंग क्या होती है? व्हेन सम बायोलॉजिकल एक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, दैट विदरिंग प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल विदरिंग। बेसिकली बायोलॉजिकल विदरिंग की वजह से बहुत ज्यादा ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स नहीं होता है। बायोलॉजिकल विदरिंग सिर्फ एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है टू फास्टन और टू हेस्टन द फिजिकल और केमिकल विदरिंग, दैट फिजिकल और केमिकल विदरिंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स contribute to the both mechanical and chemical withering, ठीक है। बेसिकली बायोलॉजिकल विदरिंग इज रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग में और बायोलॉजिकल विदरिंग जो है वो केमिकल और मैकेनिकल या जिसको हम फिजिकल विदरिंग भी बोलते हैं उसके लिए एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है। अब कैसे बायोलॉजिकल विदरिंग होती है? बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आपने बहुत बार देखा होगा पुरानी जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं या नॉर्मल जो घर होते हैं जो थोड़े पुराने हो जाते हैं उनके बाहर जो दीवारें होती हैं वहां पे ऐसे ग्रीन कलर का जो ये अगर आपकी वॉल है तो ऐसे ग्रीन कलर के छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं जिसको आप काई भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो वहां पे मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेम एक्शंस जो है वो रॉक्स पे भी होता है।
कहीं पे भी रॉक्स हैं तो वहाँ पे अगर वाटर है या रेनी सीजन में बहुत सारे जो है वो मॉस या लिचन्स डेवलप हो जाते हैं, या ऐसी ग्रीन कलर की जो काई डेवलप हो जाती है, और फिर वहाँ पे वो मॉइस्चर डेवलप कर देती है, और उस मॉइस्चर में जो है वो फिर आगे केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है, दिस इज द सेम रिटर्न इन द थर्ड पॉइंट। लिचन्स एंड मॉसेस ग्रो इसेंशियली ऑन बेयर रॉक सर्फेसेस एंड क्रिएट मोर ह्यूमिड केमिकल माइक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, वो जो ह्यूमिडिटी वहां पे क्रिएट करते हैं उसकी वजह से भी जो वहां पे है केमिकल एक्शंस डेवलप हो जाती हैं। देन ऑन लार्ज स्केल सीडलिंग स्प्राउटिंग इन द सर्विक एंड प्लांट रूट्स exert physical pressure as well as providing pathway for the water and chemical infiltration। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था अभी फिजिकल वेदरिंग में, जो हमने एक इमेज देखी थी। ठीक है, लाइक दिस इज योर रॉक, और यहां पे जो है वो कोई प्लांट है, दिस इज योर प्लांट। ठीक है, अब यहां पे जो इसकी रूट्स हैं ऐसे डेवलप हो जाती हैं, और वो जो है वो रॉक्स में क्रैक्स डेवलप कर देती हैं। अब इन क्रैक्स की वजह से जो है वो वाटर का मूवमेंट भी होने लगता है रॉक के अंदर। ठीक है, वाटर जो है वो अंदर जाने लगता है, और ये जो रूट्स हैं ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इस रॉक पे, और इसी की वजह से जो है वो फिर विदरिंग होने लगती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक ट्री या प्लांट इन्वॉल्व है तो इट इज कंसिडर्ड इन द बायोलॉजिकल विदरिंग, और फिर ये जो है ग्राउंड प्रोवाइड करता है फिजिकल या मैकेनिकल विदरिंग के लिए। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन बरोइंग एंड वेजिंग बाय द ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म एंड रोडेंट्स। ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है वो रॉक्स के अंदर मूवमेंट करने लगते हैं, या अपना जो है वो क्रैक्स क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर जो उनका मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो है वाटर का जो है वो मतलब मूवमेंट वहाँ हो जाता है, या वाटर की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो क्रैक्स डेवलप होते हैं, और फिर उसकी वजह से विदरिंग होती है। Then again, that is decay of plant and animal matter help in production of humic, carbonic and other acids। ठीक है, अब कोई रॉक है वहाँ पे जो प्लांट्स का डिके है, या कोई एनिमल अगर वहाँ पे है उसका डिके हो गया है, मतलब डेथ हो गई और वो वहाँ पे डिकम्पोज होने लगता है, तो बहुत सारे जो है वो रिएक्शंस होने लगते हैं वहाँ पे। उसकी वजह से एक ग्राउंड मिल जाता है केमिकल विदरिंग को, और वहाँ पे उस विदरिंग की वजह से जो है वो आगे प्रोसेस चलती है और ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स होता रहता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रक्चर। ये आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी कोई रॉक है, तो ये जो रेडिश कलर का आपको दिख रहा है, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनकी वजह से देखिए रॉक का स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, ये जो पोर्स हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ऐसे रेनी सीजन में आपको बहुत, अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। पहले ये दोनों रॉक्स बहुत स्मूथ रही होंगी, बट उसकी बाद जो है इस बायोलॉजिकल विदरिंग की वजह से देखिए कैसी इनमें पोर्स डेवलप हो गए हैं। अब बायोलॉजिकल विदरिंग की वजह से सिर्फ इतना ही होगा कि ये पोर्स डेवलप हो जाएंगे, इसके आगे का जो एक्शन है वो केमिकल या फिजिकल विदरिंग की वजह से होगा। जैसे अब यहाँ पे वाटर को एंट्री मिलेगी, तो फिर वाटर का जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, या जो टेम्परेचर का एक्शन होगा, यहाँ पे जो सन्स की हीट है उसकी वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसी की वजह से आगे फिर केमिकल और फिजिकल वेदरिंग को जो है वो एक ग्राउंड मिल जाता है आगे प्रोसेस करने के लिए। देन नेक्स्ट इज मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली इट इज ट्रांसफर ऑफ रॉक डेब्रीज इन ह्यूज अमाउंट अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसमें जो मेजर रोल होता है वो ग्रेविटी प्ले करती है। जो दूसरे फैक्टर्स है लाइक विंड है या वाटर है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, बट इसमें जो मेजर रोल होता है ऑलमोस्ट 80 to 90% वो होता है आपकी ग्रेविटी का। ठीक है, मास मूवमेंट इज द मूवमेंट और द ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ डेब्रीज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। Usually geographical agents like running water, glaciers, wind do not have much role to play in the mass movement. They play a role but very negligible और very small role। ठीक है, जो मैक्सिमम रोल होता है वो आपकी ग्रेविटी का होता है, एंड ग्रेविटी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मास मूवमेंट। ठीक है, फिर मास मूवमेंट का भी दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, स्लो मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा लैंडस्लाइड। ठीक है, अचानक से कहीं पे रॉक्स का मूवमेंट जो है वो रॉक्स एकदम बहुत ज़्यादा फ्लो में अगर मतलब ऐसे गिर रही है तो डेट इज रैपिड मूवमेंट, और लैंडस्लाइड इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ रैपिड मूवमेंट। और दूसरा होता है स्लो मूवमेंट। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं, दैट इज रॉक फॉल, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड एंड स्लम्पिंग। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मास मूवमेंट। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा इरोजन एंड
डिपोजिशन। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिपोजिशन इज नॉट अ सेपरेट थिंग, इट इज एन एंड रिजल्ट ऑफ इरोजन। ठीक है, इरोजन होगा तो उसका जो लास्ट में कहीं पे जाके तो इरोजन जो है वो रुकेगा ही, और जहां पे सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, जो रॉक्स हैं या सॉइल पार्टिकल्स है, वो जहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं वहीं पे डिपोजिशन हो जाता है। बेसिकली इरोजन इज द एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। रॉक विदरिंग में जो है वो ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स होता है, और फिर इरोजन में जो है वो उनका मूवमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। ठीक है, विंड कैरी रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लाइक अगर आप चंबल डिवीजन की बात करते हैं, अगर आप एमपी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और आप चंबल डिवीजन की बात करते हैं, तो वहां पे वाटर ने, जो चंबल रिवर है उसके एक्शन की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इरोजन होता है। दैट इज द मोस्ट इरोजन प्रोन एरिया इन एमपी रीजन, और वहां पे जो है वो रेवाइंस क्रिएट हो गए हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरोजन। ठीक है, और वही आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर या विंड की वजह से जो रॉक पार्टिकल्स हैं या जो रॉक डेब्रीज है, उनका जो मूवमेंट है दैट इज इरोजन। ठीक है, दो विदरिंग एड्स इरोजन, इट डज नॉट प्री कंडीशन फॉर इरोजन। ठीक है, बेसिकली विदरिंग के बाद ही इरोजन होता है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि विदरिंग जरूरी ही हो तभी उसके बाद ही जो है वो इरोजन होगा। बहुत बार अनविदर्ड रॉक्स भी जो है वो मूवमेंट कर जाती हैं विंड या वाटर के साथ। विंड के साथ तो ये बहुत कम होता है, बट वाटर के साथ तो इट इज़ पॉसिबल। जब रिवर्स जो है वो अपने हाई कोर्स से आती हैं, तो वो हिल से बहुत सारी बिग रॉक बोल्डर्स या रॉक डेब्रीज को अपने साथ बहा के ले आती है। ठीक है, देन डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, वी हैव डिस्कस्ड इट। ठीक है, द इरोजनल एजेंट्स लूजेस देयर वेलोसिटी। ठीक है, कहीं से मतलब विंड ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया या वाटर ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, बट एट सर्टन प्लेस दे लूज देयर वेलोसिटी, और इफ दे डोंट लूज देयर वेलोसिटी दे जस्ट स्लो डाउन। ठीक है, और उसी स्लो डाउन की वजह से जो है वो सेटलिंग होती है किसकी, उन रॉक डेब्रीज की, या वो जो भी आपके मटेरियल वो कैरी कर रही थी वो कहीं ना कहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। Deposition is the not work of any agent, it is just the end result of erosion. We have discussed it many times. ठीक है, होप आज के लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हमने आज जो है वो बात स्टार्ट की थी एक्सोजेनिक प्रोसेस पे, और सारी बातों को हमने एक एक करके डिस्कस किया, जिसमें विदरिंग, फिर विदरिंग के तीनों टाइप्स, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल को हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड मास मूवमेंट, एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड द इरोजन एंड डिपोजिशन। अब जो है वो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस, सॉरी जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसका एक लास्ट चैप्टर आपका बच गया है, दैट इज लैंड फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, इरोजनल लैंड फॉर्म्स, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, या रिवर्स जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती हैं, वो सारे हमको पढ़ने हैं। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और वो जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करने के बाद हम फिर जो है वो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर पहले के लेक्चर्स देख लें, और फिर जो है वो हम क्लाइमेटोलॉजी पे पूरी बात स्टार्ट करेंगे। इसी वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाए। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है, बट विल ट्राई कि इन दिस वीक वी विल कंप्लीट इट। सो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ आवर फर्दर वीडियोज़। You can also follow us on our Instagram page. You can also follow us on Facebook. आप जो है वो हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।